हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मॉक टेस्ट नंबर 33 में। हम लोग एसएससी बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीरीज शुरू किए हुए हैं। इसमें हम लोग आज 33 नंबर टेस्ट बनाने जा रहे हैं। शुरू करते हैं, चलिए। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है। राज इज डायबिटीज पेशेंट हु हैज कम टू लिव विद हिज सन अबाउट 7 months ago। इसमें एक छोटी सी गलती हमसे ये हो गई कि टाइपिंग में राज इज अ डायबिटीज पेशेंट होना चाहिए था। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अब इसमें देखेंगे गलती कहाँ पर है। तो देखिए, राज इज अ डायबिटीज पेशेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। हु हैज कम जो आया है, देखो राज एक डायबिटीज पेशेंट है, ये हु का यूज किसके लिए हुआ है? पेशेंट के लिए हुआ है, ठीक है। तो जो वर्ब है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म टू लिव विद हिज सन, अपने बेटे के साथ रहने के लिए आया है। कब आया है? अबाउट 7 months ago, कुछ लगभग 7 महीने पहले। देखो, जो एगो वर्ड यूज होता है ना, एगो, इसके साथ हमेशा याद रखना सिंपल पास्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिंपल पास्ट का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होता है। किसके साथ? एगो, लास्ट, यस्टरडे। ये जो वर्ड्स है ना, ये कोई भी प्रीवियस ईयर हो, जैसे कि मान लीजिए 1999, 1996, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चूंकि एगो आया है तो हैज कम की जगह किसका यूज हो जाएगा? के, ठीक है। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस्टरडे आई केम अक्रॉस, यस्टरडे कल, यस्टरडे आ गया। यस्टरडे के साथ देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड फॉर्म, अभी पढ़ा। केम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से संयोग से मिलना, किसी से इत्तेफाक से मिलना। केम अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त से मिला ऑन द वे होम, जब मैं घर आ रहा था तब। हमें इसमें बताना है एरर कहाँ पर है। देखिए, जो वर्ड यूज हुआ है आपका कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मीट बाय चांस, संयोग से मिलना, ठीक है। मीट बाय चांस। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होती है। पहली चीज जो याद होती है कि कम अक्रॉस के साथ हम किसी भी ऐसे वर्ड का यूज नहीं करेंगे जो ऐसा शो करता हो कि बाय चांस ये हुआ है। जैसे कि बाय चांस वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सडनली का यूज नहीं करेंगे, कोइंसिडेंटली वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी विद का यूज एज ए प्रपोजिशन नहीं करेंगे। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड सेंटेंस सही है, आई केम अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। तो देखिए यहां पर विद का यूज हुआ है, ये गलत हो जाएगा। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड ऑन द वे होम, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर ग्रामर का पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि जो होम वर्ड होता है ना, इसके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। आई एम गोइंग माई होम बोला जाता है, आई एम गोइंग टू माई होम कभी नहीं बोला जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट डाइड ऑफ इंजरीज। जो एक्सीडेंट का विक्टिम था वो चोट की वजह से मर गया, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी किसी बीमारी से मरता है, किसी चोट से मरता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले समझो, द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट का विक्टिम है, बिल्कुल सही है। ऑफ का यूज यहाँ पर का, के लिए हुआ है, बिल्कुल सही है। डाइड बाय इंजरीज, इंजरीज से मर गया, तो डाई बाय नहीं, किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। अगर कोई भी किसी बीमारी से मरता है, हमेशा याद रखिए ऑफ। कोई भूख से मरता है, ऑफ। प्यास से मरता है, ऑफ। शेम, शर्म के मारे मरता है, ऑफ का यूज होगा, ठीक है। चूंकि इंजरीज जो है वो भी एक बीमारी के रूप में ही काउंट होती है, तो किसका यूज हो जाएगा? ऑफ का यूज हो जाएगा। According to an agriculture department official with the direct knowledge of organic cultivation in the state, the area under organic farming, however, is most on paper than on ground. ठीक है, कागजों के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया ज़्यादा है बजाय के ग्राउंड पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सही है। ऑफिशियल, ये जो एन यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? ऑफिशियल के लिए यूज हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल के अनुसार विद डायरेक्ट नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, की जो ऑर्गेनिक खेती है उसकी जो नॉलेज है इन द स्टेट, द एरिया, और जो पूरा एरिया है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में है, हाउएवर, ठीक है, इज मोस्ट ऑन पेपर देन ऑन ग्राउंड, ठीक है। वो कागज पर ज्यादा है बजाय के ग्राउंड के। तो कंपैरिजन ग्राउंड और कागज में हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इज मोस्ट की जगह किसका यूज करेंगे? मोर।
मोर का मतलब क्या है, कागज पर ज्यादा है बजाय के ग्राउंड के। तो मोस्ट का मतलब तो क्या होता है, बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा। मोर का मतलब होता है से ज्यादा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है कि ग्राउंड पर कम है, कागज पर ज्यादा है, ठीक है। तो से ज्यादा किसका यूज हो जाएगा, मोस्ट की जगह मोर का यूज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव कलेक्टेड डाटा, हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया है ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, कवरिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, सब तरीके की जो फसलों को कवर कर रहा है। सम 3 months ago, कुछ लगभग 3 महीने पहले हमने इस डाटा को इकट्ठा किया है, ठीक है। वी हैव कलेक्टेड, बिल्कुल सही है, डाटा ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, कवरिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स सम 3 months ago। एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था। वर्ड क्या यूज हुआ है, एगो, लास्ट, यस्टरडे। इनमें से कोई भी वर्ड हो किसका यूज होगा, सिंपल पास्ट का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं होगा। देखिए हमने किसका यूज कर दिया, हैव कलेक्टेड। यहां पर सेंटेंस क्या है हमारा, में यूज हुआ एगो, एगो के साथ किसका यूज होगा, सिंपल पास्ट का। तो हैव कलेक्टेड की जगह किसका यूज हो जाएगा, कलेक्टेड का यूज हो जाएगा। किसका यूज होगा, कलेक्टेड का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज बीन रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, ठीक है। तो सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है। सबसे पहली चीज याद रखना, सुबह से, तो सुबह से के लिए हमने किसका यूज किया, सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है। सिंस और फोर सेंटेंस में टाइम के साथ दिए गए हों तो इज एम आर का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये भी सही है। इट हैज बीन रेनिंग, बिल्कुल ठीक है। लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भारी बारिश होना, और इसके साथ कभी भी याद रखना लाइक वर्ड का यूज नहीं होगा, ओके। तो कैट्स एंड डॉग्स अपने आप में ही एक सिमिली है, तो लाइक का यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। एक और वर्ड यूज होता है, जैसे कि एक वर्ड लिखते हैं हम एक्सीड, ठीक है। एक्सीड जो वर्ड होता है ना, इसके साथ आप कभी भी याद रखना मोर देन का यूज नहीं होगा, हमेशा याद रखना एक्सीड वर्ड के साथ मोर देन का यूज नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, ओवर ऑल द कंट्री साइड, वेयर एवर वन गोज, ओवर ऑल द कंट्री साइड, सारे कंट्री साइड की तरफ, कंट्री साइड एक जगह के लिए यूज हो गया, वेयर एवर प्लेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। वन गोज जाता है, वन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आगे। इंडिकेशंस ऑफ टेक्निक, ठीक है, जो टेक्निक के इंडिकेशंस हैं, देखिए ऑफ आ गया, ऑफ से जब भी हम दो सब्जेक्ट को कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, जिसमें एक तो देखिए इंडिकेशन है और एक टेक्निक है, ओके। तो वर्ब जो यूज होगी वो इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग यूज होगी, पहले के अकॉर्डिंग। तो इज जो दिया गया है वो इंडिकेशंस के लिए यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आर। विजिबल टू द सीइंग आई, देखने वाली आंखों को स्पष्ट दिखते हैं। देखो जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अ पेयर ऑफ शूज, अब यहां देखो डैश इन द कॉर्नर, देखिए दो चीजें हैं, पेयर और शूज, ठीक है। किससे जोड़े जा रहे हैं, ऑफ से। तो जो वर्ब यूज होती है ना, वो रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एडजंक्ट कहलाता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो पेयर, पेयर सिंगुलर है तो किसका यूज होगा, इज का। प्लीज यहां पे ना आर का यूज मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सेम यहां पर है, इंडिकेशंस ऑफ टेक्निक आर। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माई केस, ये जो रूल है ये मेरे केस में लागू नहीं होता है, ठीक है। दिस रूल इज, बिल्कुल सही है, सिंगुलर है। नॉट एप्लीकेबल ऑन माई केस, मेरे केस में लागू नहीं होता है। वर्ड क्या लिखा गया, एप्लीकेबल, ठीक है। एप्लीकेबल के साथ एज ए प्रपोजिशन टू का यूज होगा, कब, समवन, जब हम किसी की बात करते हैं। तो एप्लीकेबल टू समवन, यानी कि मेरे केस में, ठीक है, किसका यूज हो जाएगा, टू का यूज हो जाएगा, समथिंग, किसी चीज को लेकर। समझ में आ गया। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू माई केस, एप्लीकेबल टू मी, जो भी है, ठीक है। प्लीज ऑन यूज मत कीजिए, बी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, द विक्टिम हु वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर अप्रोच टू द कोर्ट। द विक्टिम, वो पीड़ित आदमी जिसके ऊपर आरोप लगा था, हु वॉज अक्यूज्ड, ये हु किसके लिए यूज हुआ है, विक्टिम के लिए।
अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, मर्डर का आरोप लगा, ठीक है। अप्रोच, वो पहुंच गया टू द कोर्ट, कोर्ट में। सेंटेंस यही है, ओके। जो वर्ड यहाँ यूज हुआ आप देख रहे होंगे अप्रोच, ओके। अप्रोच जो वर्ड होता है, जैसे इन्वेस्टिगेट होता है, अटैक होता है, डिस्क्राइब होता है, डिस्कस होता है, इनके साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अप्रोच आ गया, अप्रोच के साथ टू एज ए प्रपोजिशन यूज हो रहा है, सेंटेंस गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, अप्रोच्ड द कोर्ट। सी आंसर इज करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, द कोर्ट वॉज कमिटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल ऑफ द विक्टिम। कोर्ट जो है वो कमिटेड था इस चीज के लिए कि वो जो विक्टिम है उसकी ट्रायल को क्या कर देगा, टाल देगा। यही सेंटेंस है, द कोर्ट वॉज, बिल्कुल सही है। कमिटेड टू, ओके, वर्ड यूज हुआ है कमिटेड टू। एक वर्ड यूज होता है एडिक्टेड टू, एक वर्ड यूज होता है प्रॉन टू, एक वर्ड यूज होता है एग्रीएबल टू, ठीक है। इन सब के बाद अगर हमें वर्ब लिखनी पड़े तो हम किसका यूज करते हैं, जेरेंड का यूज करते हैं। जेरेंड को मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वर्ब प्लस ए आईएनजी, वर्ब प्लस ए आईएनजी। तो कमिटेड टू यूज हो गया, तो पोस्टपोन की जगह किसका यूज हो जाएगा, पोस्टपोनिंग द ट्रायल ऑफ द विक्टिम, ठीक है। एडिक्टेड टू, एग्रीएबल, जस्ट शी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वी आर एडिक्टेड टू ईटिंग फास्ट फूड, ओके। एग्रीएबल टू का मतलब सहमत होना, जैसे कि आई एम एग्रीएबल टू सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, एग्रीएबल टू का यूज होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, व्हेन द गर्ल वाज स्टडिंग, जब लड़की पढ़ रही थी, ठीक है, एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो वर्ड है, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम हो उसके साथ हम एट का यूज करेंगे, बिल्कुल सही है, एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ठीक है। शी केम अक्रॉस विद हर ओल्ड फ्रेंड, वो अपने पुराने दोस्त से मिली। अभी अभी पढ़ाया, कम अक्रॉस वर्ड आ गया। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी से संयोग से मिलना, उसके साथ विद का यूज नहीं होगा। सी आंसर इज करेक्ट, ओके। इस तरह के क्वेश्चन दो लिखने के पीछे मेरा लॉजिक यही है कि ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए ये चीजें कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, एज ही इज रिच, एज का मतलब क्या है, क्योंकि ही इज रिच, वो अमीर है, बिल्कुल ठीक है। ही इज ओनिंग अ नंबर ऑफ कंपनीज इन बॉम्बे, उसके बॉम्बे में बहुत सारी कंपनीज हैं। पहली चीज, अ नंबर ऑफ का यूज हो गया, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल यूज होगा, सब्जेक्ट कंपनीज यूज हो गया, वर्ब की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्लूरल आती, ठीक है। एज ही इज रिच, ये भी सही है। फिर गलती कहां पर है मैं बताता हूं। एक वर्ड यूज होता है ऑन, नाउ, डिस ऑन, प्रिफर, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, बेसिकली लव भी होता है, लाइक भी होता है, हेट भी होता है, ठीक है। इन सब को हम आईएनजी की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। मतलब आपको कभी भी ये नहीं बोलना है नोविंग, बहुत ही स्पेशल केस हो तब यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। लविंग, ये कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्या हो गया, ही इज ओनिंग ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, तो ओनिंग की जगह किसका यूज हो जाएगा, ही ओन्स ए नंबर ऑफ कंपनीज या बिल्डिंग्स इन बॉम्बे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। द बॉय रिकॉल्स, अच्छा बॉय रिकॉल करता है, क्या रिकॉल करता है, इट वॉज अ रेगुलर, ये ठीक है सेंटेंस, संडे मॉर्निंग, ये रेगुलर संडे मॉर्निंग थी। आई एंड माई मदर हैड प्लान्स टू हैव लंच एट माई ऑफिस, मेरी माँ ने और मैंने प्लान किया कि हम लोग जो है वो लंच करेंगे, कहाँ पर, मेरे ऑफिस में करेंगे, बिल्कुल सही है। ऑफिस जो वर्ड होता है उसके साथ एट का यूज ठीक है। हैड प्लान्स, हमारा प्लान था, टू हैव लंच, लंच करने के लिए। सेंटेंस के एक पार्ट में अगर प्रेजेंट टेंस दिया गया हो तो दूसरे में आप पास्ट का यूज भी कर सकते हैं और प्रेजेंट का भी कर सकते हैं और फ्यूचर का भी कर सकते हैं। तो हैड बिल्कुल ठीक है, ओके। ये देखो एक चीज दी गई है, आई एंड माई मदर, ओके। देखिए माई मदर क्या है, थर्ड पर्सन है, ये है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब तो पता चल गया होगा कि यहाँ सर ये गलती है। फर्स्ट और थर्ड पर्सन अगर एक साथ लिखे जाएं तो पहले किसको लिखेंगे, थर्ड को, फिर किसको लिखेंगे, फर्स्ट को। तो माई, आई एंड माई मदर की जगह किसका यूज हो जाएगा, माई मदर एंड आई, ये लीजिए, क्लियर है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इवन टुडे व्हेन द बॉय ईट्स ऑन हिज बेड, इवन टुडे, आज भी जब बच्चा, व्हेन द बॉय, ये ठीक है सेंटेंस, ईट्स ऑन हिज बेड, अपने बेड पर खाता है, ही हियर्स, वो सुनता है, हिज
मदर्स वॉइस, अपनी माँ की आवाज़, टेलिंग टू हिम नॉट टू स्पिल एनीथिंग, कि वो उसको बता रही है कि किसी भी चीज़ को उसको बिखेरना नहीं है। सेंटेंस जो कि नेगेटिव है, टेलिंग हर नॉट टू स्पिल, नॉट के साथ टू प्लस वर्ब, ठीक है। एनीथिंग बिल्कुल सही है। सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो एनीथिंग का यूज करेंगे, आप समथिंग मत बोलिएगा, सही है। तो गलती कहाँ पर है? अरे सिंपल सा है, अभी अभी बताया, देखिए टेल जो वर्ड दिया गया है इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होगी जब तक ये एक्टिव वॉइस में है या जो भी है, ठीक है। तो टेल का यूज हो गया, टेल टू हिम, ये टू हटा दीजिए, टेलिंग हिम। आई टोल्ड हिम बोलते हैं, आई टोल्ड टू हिम नहीं बोलते, ठीक है। आई टेल यू ये सही है, आई टेल टू यू ये गलत है। तो टेल के साथ टू नहीं आएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है क्या? बी आंसर, सॉरी सी आंसर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। द बॉय, लड़के ने कोशिश करी, ट्राई टू गेट बैक सम बैलेंस इमोशनल, चेंजिंग द वे फर्नीचर वॉज लेड आउट सो दैट एवरीथिंग ही सॉ डिड नॉट रिमाइंड हिम ऑफ हिज ग्रैंडफादर, कि जो कुछ उसने देखा उसको दादाजी की याद ना दिलाए। एक वर्ड यूज हुआ रिमाइंड, रिमाइंड के साथ हमेशा याद रखना ऑफ का यूज होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। द बॉय ट्राइड, लड़के ने कोशिश करी, टू गेट बैक कोशिश वापस आने की, सम बैलेंस, इमोशनल चेंजिंग द वे, चेंजिंग क्या है? एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। ये जो इमोशनल वर्ड है ये किसको डिनोट कर रहा है? इस चेंज को डिनोट कर रहा है, ओके। ये हमारी वर्ब है तो इसको जो मॉडिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इमोशनली, ठीक है। द बॉय ट्राई टू गेट बैक सम बैलेंस, इमोशनली चेंजिंग द वे फर्नीचर। क्लियर है? याद रखना है, ओके। क्योंकि जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। और एडवर्ब के लिए हम लास्ट में किसका यूज करते हैं? ly का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। भाई इसमें हमसे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हमारे टाइपिस्ट महोदय से हो गई है। शी इज, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इज ब्लैंक डांसर, वो गैप लिखना भूल गए, कोई बात नहीं। एन अडेप्ट, ओके, एन अडॉप्ट, वेरी गुड, अ स्किल्ड, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड यूज हुआ है अडेप्ट, और एक वर्ड यूज हुआ है अडॉप्ट, और एक और वर्ड यूज होता है अडेप्ट। देखिए इस अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अनुसार ढल जाना, ठीक है। जैसे यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू दिस सिटी, इस शहर के अनुसार ढल जाना चाहिए, ओके। इस अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, गोद लेना, और इस अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए वो एक अच्छी डांसर है, समझ में आ रहा है, तो अडेप्ट होता तो हम काम चला लेते कि वो एक्सपर्ट है। ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर क्या बच गया? सी, शी इज अ स्किल्ड डांसर, वो एक बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट जो है वो क्या है? डांसर है। तो अ स्किल्ड डांसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, माई पंच मेड द बॉक्सर डैश विद पेन, ठीक है। वर्ड यूज हुआ है ग्रीमेस, मैंने पंच मारा तो उससे जो बॉक्सर है उसका क्या हो गया? विद पेन मेड द बॉक्सर ग्रीमेस। ग्रीमेस का मतलब होता है जब चेहरे पर कोई चोट लगती है ना तो उसके बाद चेहरे का मुंह जो है ना शेप बिगड़ जाना, स्वेलिंग आ जाना, या कोई भी जो है ना ऐसी फिगर बन जाना जो अच्छी ना लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीमेस, ठीक है। विंस, विंस का मतलब सेम होता है, जब आपके चेहरे पर कोई चोट लगे उससे जो आपका चेंज आता है दैट इज कॉल्ड विंस, ठीक है। फंबल का मतलब होता है टटोलना, किसी चीज को फंबलिंग करना, टाल मटोल हो गया। नन तो होगा नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए जब मैंने पंच मारा बॉक्सर को तो पंच मारने के बाद उसका चेहरा बिगड़ गया, तो यहाँ पर ग्रीमेस का मतलब भी चेहरा बिगड़ना और विंस का मतलब भी होता है चेहरा बिगड़ना। दोनों में एक बेसिक सा फर्क पता क्या है? जो ग्रीमेस होता है वो जरूरी नहीं है एकदम सडन रिएक्शन देता हो, लेकिन जो विंस होता है इसका मतलब होता है जैसे ही पंच लगा तुरंत, पंच लगते ही चेहरा बिगड़ गया, एक्सप्रेशन बिगड़ गए, ठीक है। अब पंच लगने के बाद कोई खुश तो होगा नहीं कि हाँ बहुत बढ़िया एक और मार, दैट इज रॉन्ग। तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा? विंस का यूज होगा। आंसर बी इज करेक्ट, विंस। क्लियर हो गया? सेकंड और थर्ड फॉर्म विंस्ड और विंस्ड होती है, ठीक है। विथ पेन ये सही है, विथ का यूज दोनों के साथ हो सकता है, ग्रीमेस्ड विथ पेन, विंस्ड विथ पेन, ओके। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम बताना है आपको। फ्लरी वर्ड यूज हुआ है, फ्लरी का मतलब आपको पता है क्या होता है? फ्लरी का मतलब होता है एकदम तेजी से किसी चीज का आना, दैट इज कॉल्ड फ्लरी, ठीक है, तेजी से। चलो, वॉल,
वाल भी इसका सिनोनिम हो गया। वाल का मतलब होता है बहुत ही तेजी से किसी चीज का मूव करना, दैट इज कॉल्ड वाल। ओके, एक्सप्लोजन का मतलब भी होता है ब्लास्ट होना किसी चीज में, जैसे कि जमीन में एक्सप्लोजन हो गया, एकदम से कोई चीज बाहर आए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। स्विश, स्विश का मतलब होता है जैसे कि मान लो किसी ने कपड़े पहन रखे हैं और वो जो कपड़े हैं ना बहुत ही ढीले हैं, और वो ढीले कपड़ों के साथ मान लो भाग रहा है, तो उसके जो कपड़ों की आवाज़ होती है ना बड़ी तेज़ी से, जैसे कपड़े हिलते हैं, मान लीजिए हवा चल रही है या वो भाग रहा है तो कपड़ों में फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है, दैट इज कॉल्ड स्विश। ठीक है, स्विश होता है वो। ओके, तो फ्लड, इन सब का मतलब देखिए क्या होता है, कोई भी काम तेजी से हो रहा है। लेकिन ट्रिकल का मतलब क्या होता है, चीज़ों का धीरे धीरे आना। फ्लरी का मतलब क्या होता है, तेजी से आना। ट्रिकल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आना। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतिहास में हम पढ़ते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, एजुकेशन को लेकर अंग्रेजों ने बनाई थी कि भाई हम समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको पढ़ा देंगे और वो जो है नीचे के लोगों को पढ़ा देंगे, तो एजुकेशन धीरे 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 नीचे पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रिकल। किसी चीज का धीरे धीरे कम होना। ठीक है, एक अच्छा वर्ड ट्रिकल के लिए लिख सकते हैं स्लगिश। स्लगिश का मतलब क्या होता है, धीरे या धीमा। लेथार्जिक भी हो सकता है, सुस्त थोड़ा सा जो होता है, डॉर्मेंट जो होता है वो हो सकता है। लग्जरी, ओके, लग्जरी का मतलब क्या होता है, शानो शौकत, बिल्कुल सही है, इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं शानो शौकत। पॉम्पस, बिल्कुल सही है, पॉम्प लिखो, बल्कि नाउन की बात हो रही है। पॉम्प, पॉम्प का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत ही भव्य, शानदार। स्प्लेंडेड, SPLENDID, स्प्लेंडेड, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, माइजरी, ये सही है। ठीक है, ओके, तो लग्जरी का ऑपोजिट बताना है तो पॉवर्टी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रेंजर का मतलब क्या होता है, शानदार। ओपुलेंट का मतलब शानदार, धनवान, बहुत सारा पैसा जिसके पास हो। मिल्क एंड हनी, इसका मतलब होता है दूध और शहद जब खाने को मिले, जिसका मतलब बहुत ही अच्छा दौर। ठीक है, एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, पामी डेज। ठीक है, अच्छे दिन, पामी डेज, समझ रहे हैं बात को। ओके, जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो पामी डेज आएंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड पामी डेज। अच्छा, ओके, तो ये इसके हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा, पॉवर्टी, माइजरी, ये सही है। यस, अगला जो वर्ड है वो है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का एंटोनिम हमें बताना है। कैप्रिशियस का मतलब होता है सनकी आदमी। ठीक है, सनकी, जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड कैप्रिशियस। जैसे किसी का मूड चेंज हो गया एकदम। ठीक है, क्विक, क्विक का मतलब होता है बड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर वाला आदमी। अभी गुस्सा है, थोड़ी देर में प्यार से बोलेगा, प्यार से बोल रहा है अभी, फिर गुस्से में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्विक। ठीक है, ओके। फ्रिकिश, फ्रिकिश का मतलब भी होता है, फ्रिक वर्ड से बना है, जो सनकी हो, एकदम से भड़क जाए चीज़ों को लेके। ठीक है, फिकल, फिकल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं जो आदमी जिसका माइंड स्टेबल ना हो, जो बार बार चीज़ें बदलता रहता हो। जैसे मैंने अभी बोला, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, अभी गुस्से में है, फिर प्यार से बोलेगा, फिर प्यार से बोलेगा, फिर गुस्से में आ जाएगा, फिर नाराज हो जाएगा, कभी खुश हो जाएगा। फिकल माइंडेड पर्सन होता है। जैसे कई बच्चे होते हैं एग्जाम की तैयारी करें, कभी SSC की में लग गए, कभी बैंक में लग गए, कभी उसमें लग गए, कभी उसमें लग गए, कभी छोड़ दिया, फिकल माइंडेड। ठीक है, एक टारगेट, आराम से काम करना, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। तो कैप्रिशियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेबल। आप कह सकते हैं सिंगल माइंडेड, जिसका एक ही मन हो, बिल्कुल सही है। जिसको आप कह सकते हैं रैशनल, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है, जो बुद्धिमानी से काम को कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानव जो जातियां हैं उनका अध्ययन करना साइंटिफिक वे में। ठीक है, आर्कियोलॉजी, पुरानी बिल्डिंग्स या जगह का अध्ययन करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन। हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन। तो पीछे क्या बच गया, एथनोलॉजी, ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मानव जाति का अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी। जैसे कि एक वर्ड यूज होता है ना, एथनिक बोलते हैं कि नहीं बोलते, जो मानव जाति से रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड एथनिक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। A delusion in which a person believes himself to be God, एक ऐसा वहम जिसमें आदमी खुद को भगवान मान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, पैरानोइया का मतलब तो अभी अभी बताया था, जैसे कि जो नेगेटिव सेंस को डिनोट करता हो, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, ब्लास्फेमी का मतलब होता है धार्मिक चीज़ों का गलत प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। ठीक है, थियोमेनिया, अभी अभी बताया था
कि थियोलॉजिस्ट वर्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका जो आधार है वो धर्म हो, ओके, थियोक्रेसी बोलते हैं। ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर शासन चलाते हैं, थियोक्रेसी होती है। तो जब कई बार आदमी खुद को भगवान मान लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, थियोमेनिया, यानी कि बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। नारेशन बताना, ही सेड टू मी आई शैल गो टू दिल्ली, उसने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। यार सिंपल सेंटेंस है, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, टोल्ड तो सभी में है, टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, अभी अभी क्वेश्चन आया है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। मी इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट आएगा, ये तो सभी में दिया है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के क्या है, ही, ये भी सब में है, ठीक है। ही चूंकि थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का, विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में, ठीक है। अब ये देखिए शल दिया गया है, ये गलत है, शुड दिया गया है, ये गलत है, ये वुड और ये वुड दोनों सही है, लेकिन चूंकि ये टू वाला ऑप्शन है ये गलत हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। समझ में आ गया। आई और वी के साथ शैल यूज होता है, आई को किस में चेंज कर दिया, थर्ड पर्सन में, तो क्या हो गया, ही के साथ विल करेंगे, विल को वुड में चेंज कर देंगे, दैट इज सी आंसर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अनलेस समर टेक्स अ टैक्सी, जब तक समर टैक्सी नहीं ले लेता है, ही विल नॉट रीच ऑन टाइम, वो टाइम पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सेंटेंस में ये है, अनलेस का यूज हो गया। पहली चीज याद रखनी, सेंटेंस को इंप्रूव करना है, अनलेस जो होता है वो एक नेगेटिव मीनिंग को डिनोट करता है, तो अनलेस के साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पहली चीज ये देखिए, नॉट ये गलत है, समर हैज नॉट टेकन। द क्वेश्चन राइजेस, ये आंसर सही है क्या, देख लेते हैं। अरे सही कैसे होगा, अगली कंडीशन जो अनलेस और अनटिल हैं वो कंडीशनल वर्ड है, और अनलेस और अनटिल के साथ आप हमेशा याद रखना विल और शैल का यूज आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। तो विल का यूज भी नहीं होगा, हमेशा किसका यूज होगा, प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अनलेस टेक्स बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, ओके। हाँ, सेकंड पार्ट जो सेंटेंस का है उसमें आप नॉट यूज कर सकते हो, उसका इसका कोई लेन देन नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो, पैसिव वॉइस बनाना है भाई। हिज एक्शन समटाइम्स पजल मी, एक्शन समटाइम्स पजल, पजल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पैसिव वॉइस बनाएंगे, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हिज एक्शंस आर पजल्ड बाय मी, गलत है सेंटेंस, आई एम समटाइम्स पजल्ड बाय हिज एक्शंस, बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। हिज एक्शंस ये एज इट इज लिख दिया, नन है नहीं इसका आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, बी इज करेक्ट। तो चलिए ये 25 क्वेश्चंस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।